हाँ बैठ जाओ भाई अब। अच्छा, कल हम लोग देख रहे थे ये एप्लीकेशन है सबको। अब तो बेसिक बातें क्या हैं दिख ही रही है। जैसे सीआरएम एप्लीकेशन होते हैं वैसे देखो, कोई भी सीआरएम जब होता है भाई, कस्टमर होता है तो कस्टमर के साथ भाई एक चीज़ होती है जुड़ी हुई, क्या? मार्केटिंग। मार्केटिंग करोगे तभी तो क्या होगा, कस्टमर मिलेगा। अब भाई कस्टमर को बेवजह तो नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए वे ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसे कुछ क्या करना है, बेचना। उसे क्या करना है, कुछ बेचना है। और देखो, अच्छा बिजनेस वही है जिसमें हम कस्टमर को कुछ सेल भी करें और बाद में क्या करें, फिर सपोर्ट भी दें। भाई सामान बेच दिए, ऐसा नहीं तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, बाद में अगर कोई इससे इश्यू आया तो उसे क्या चाहिए, सपोर्ट। जरा ये ध्यान से देखो, ये जो सीआरएम है जनरली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना है। ये एक सीआरएम एप्लीकेशन है, एजाइल सीआरएम। यहाँ देखो ऊपर मार्केटिंग सिलेक्टेड है, यहाँ सिलेक्ट करो इसको, इस पर जरा क्लिक करो। ये बता रहा है इस सीआरएम में मेनली 3 मॉड्यूल हैं, सेल्स, मार्केटिंग और क्या, सर्विस। अभी आप जो सिलेक्टेड है वो क्या है, मार्केटिंग। तो जो इधर लेफ्ट साइड में आ रहे हैं वो समझ लो मार्केटिंग से रिलेटेड उसके क्या है, सब मॉड्यूल हैं। देखो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मार्केटिंग से भी रिलेटेड होती हैं और किससे रिलेटेड होती हैं, सेल से भी रिलेटेड होती हैं। तो वो हो सकता है सब मॉड्यूल किस में हो, दोनों में हो। जरा देखो, एक तो होम है, होम के बाद क्या है, ये नहीं, ये देखो क्या है, कॉन्टैक्ट्स है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट्स है, ये कैंपेन्स है, ये ट्रिगर्स है, ये ईमेल टेम्पलेट है, ये वीडियोस है, ये फॉर्म्स है। ये सारी चीज़ें किस में है, मार्केटिंग में। लेकिन अगर अभी हम क्या करें, देखो यहाँ लिखा भी है कि भैया देखो मार्केटिंग में क्या है, कैंपेन्स है, ट्रिगर्स है, ईमेल टेम्पलेट्स है, वीडियोस है, फॉर्म्स है, लैंडिंग पेजेस है, वेब रूल्स है, पुश नोटिफिकेशंस है, सोशल है, विजिटर्स है। ये सब किसके अंदर है, मार्केटिंग के अंदर। और सेल्स में भी चीज़ें हैं, जैसे क्या है, कॉन्टैक्ट्स है, क्या है, कंपनीज है। वहाँ कैंपेन था, मार्केटिंग के क्या होते हैं, कैंपेन होते हैं। और यहाँ देखो सेल्स है तो क्या है, कंपनीज हैं, डील्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनबॉक्स है, ऑनलाइन कैलेंडर है। और तीसरा एक क्या है, सर्विस। ये देखो पहले एक एप्लीकेशन तो समझो, इस एप्लीकेशन में ढेर सारी फीचर्स हैं, ढेर सारी क्या है, फंक्शनलिटीज़ हैं। आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ये सब कर सकते हो ना। डेवलपर ने बैकएंड में कोड लिखा है ना, सर्वर पे लॉजिक लिखा है ना, तभी तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। अब वो लिखा तो है ही कोड, लेकिन हर कोड के लिए एक क्या बना दी है, एपीआई बना दी है। अब आपको क्या करना है, आप वही काम कर दो। अब आप जब भी आप यूआई यूज़ करते हो तो याद रखना, जो रिक्वेस्ट जाती है वो किसके पास जाती है, सर्वर पे रखे एपीआई के पास जाती है। एपीआई का कोड फिर जाके उस चीज़ को डेटाबेस से निकाल के लाना है, या डेटाबेस में डालना है, या डेटाबेस में क्या करना है। आखिर तो सारा खेल डेटा का ही है। और सब कुछ कहाँ हो रहा है, लास्ट में तो हर चीज़ कहाँ जानी है, कहाँ से आनी है, डेटाबेस से ही आनी जानी है ना। क्लियर है? तो बस वही है। तो अगर आजकल, पहले एप्लीकेशन लोग डेवलप किया करते थे डेवलपर्स, तो जनरली नॉर्मल डेवलप कर दिया करते थे कि भाई सर्वर पे गए, जावा में, जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट है मेरा, हमको एक ई कॉमर्स बनवानी है, हमने डेवलपर्स को क्या किया, हायर किया। डेवलपर्स ने क्या किया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाया, 4 आदमी ने उस पर अपने अपने सिस्टम पे क्या करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। और फिर जो काम करते थे, 1 हफ्ते बाद चारों अपना काम क्या कर देते थे, मर्ज कर देते थे। भाई एक कुछ कर रहा है, भाई 4 डेवलपर रखे हो, चारों अलग अलग काम थोड़ी नहीं कर रहे हैं, काम तो एक ही प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं ना। चारों अपने अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग मॉड्यूल पे, सब मॉड्यूल पे जो भी है अपना कोड बनाते, क्लास बनाते थे, कोड लिखते थे और बना के चारों अपना आपस में मिला के रख दिया करते। तो वही काम कर रहा था। अब बस क्या करने लगे, चारों बना रहे हैं, कोड ही लिख रहे हैं, लेकिन हर कोड के लिए एक एपीआई बना दे रहे हैं। एपीआई का रूल है भाई, जो सॉफ्टवेयर का सबसे मेन काम है सर्वर के कोड का, डेटा का ट्रांजैक्शन, डेटा लेना या डेटा देना, उसके लिए एपीआई में एक फीचर होता है कि डेटा लेने देने वाला काम ऐसे नहीं होता डायरेक्टली,
डेटा लेने देने के लिए उसमें एक कोई फॉर्मेट चलता है, जेसन है या क्या है, एक्सएमएल है। आजकल ये याद रख लो, एक एप्लीकेशन, अच्छा कोई भी एप्लीकेशन आजकल अगर बन रहा है तो सिर्फ किसमें बन रहा है, एपीआईज में बन रहा है। डायरेक्ट डेवलपमेंट अब बहुत कम हो रहा है, न के बराबर हो रहा है। क्लियर है? और कल हाँ लास्ट क्लास में हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे, एपीआई के बारे में। सोचो एपीआई और क्यों पिक्चर में आई। एपीआई के पिक्चर में आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि पहले तो चीज़ें जैसे वेब पे चल रही थी, बाद में एक दुनिया में एक चीज़ और आ गई, क्या, मोबाइल। और लोग सोचे कि जो चीज़ हम किस पे दे रहे हैं, वेब पे दे रहे हैं, वही चीज़ उनको मोबाइल पे भी देना क्या करें, स्टार्ट करें। 10-12 साल पहले से ये ऐप्स का ज़माना आया है ना, उसके पहले तो ऐप्स नहीं थे। 10-12 साल पहले जब ये ऐप्स आए वही टाइम है समझ लो एपीआईज का भी। तब लोगों को ये समझ में आने लगा कि यार एक एप्लीकेशन वेब है और एक मोबाइल के लिए बनने वाला क्या है, ऐप है। एक वेब ऐप बनने वाला है, क्या बनने वाला है, वेब ऐप, और एक क्या बनने वाला है, मोबाइल ऐप। दो चीज़ बनानी है। दुनिया उस समय धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रही थी। भाई हम चाहते थे कि मेरा सामान कोई चाहे तो लैपटॉप से भी खरीद ले, और मोबाइल पे flipkart.com खोल के सामान खरीदने में झंझट होगी, हम उसे क्या दे देते हैं, एक ऐप दे देते हैं। ऐप का क्या बेनिफिट है, फास्ट है। ऐप फास्ट क्यों है, सोचो मोबाइल पे फ्लिपकार्ट खोलोगे थोड़ा स्लो मारे चलेगा, वही उसी मोबाइल पे तुम क्या चलाओगे, फ्लिपकार्ट का ऐप चलाओगे, अमेजन का ऐप चलाओगे, अच्छा चलेगा। रीजन भैया देखो, वेब जो होता है, क्लाइंट होता है, वो जनरली कोई इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर नहीं करता। फ्लिपकार्ट चलाने के लिए हमें फ्लिपकार्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना, हम सीधे गूगल क्रोम हो flipkart.com डालें, इंटर मारे और फ्लिपकार्ट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ऐप की एक क्वालिटी थी, ऐप देखो होता है ना 40-50 MB का। ऐप में जो फॉर्मेट और जो चीज़ें हैं, पहले जो जब वेब यूज़ करते हो तो सर्वर से दो चीज़ें आ रही, क्या, एक डेटा और दूसरी क्या, डिज़ाइन। ऐप यूज़ करते हो तो ऐप में डिज़ाइन पहले से ही क्या रहती है, मौजूद रहती है, सिर्फ क्या आता है, डेटा। इसीलिए जो ऐप होता है वो डेटा कम लेता है, ऐप क्या चलता है, फास्ट चलता है। लेकिन जरा एक बात ये सोच के देखो, चाहे वेब ऐप हो चाहे मोबाइल ऐप हो, काम तो दोनों सेम ही करते हैं। भाई देखो, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं होता, दोनों में होता है। क्या लॉगिन नहीं होगा, होगा। क्या ऐड टू कार्ट नहीं होगा, होगा। क्या सर्च नहीं होगा, होगा। सब कुछ होगा ना। आखिर वेब ऐप को भी क्या दिखाना है, डेटा ही दिखाना है, डिजाइन के साथ मिक्स करके। और मोबाइल ऐप को भी क्या करना है, डेटा ही दिखाना है। या तो ये बेवकूफ़ी कर लें कि वेब ऐप का अलग डेवलपमेंट कर लें और मोबाइल ऐप का अलग, तो वही लॉजिक दो उसमें लिखा ना, वही लॉजिक इसमें लिखा। और हो सकता है मान लो पहले वेब एप्लीकेशन था, वेब एप्लीकेशन जब था तो किसमें बना था, किसमें बनाया, HTML तो यूज करेंगे ही, और साथ में जो लैंग्वेज यूज की, मान लो कौन सी यूज की थी, PHP। जब मोबाइल ऐप बनाने की बात आई तो जो लैंग्वेज उठाई, मान लो उसमें उठाई कौन सी, जावा। तो वैसे भी भाई सीधी बात है, जो वेब पे काम PHP में किए थे वो जावा में काम आएगा, नहीं आएगा ना यार। जावा में वो कोड कॉल कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ये किसका कोड है। अब देखो हर कोड क्या किस काम के लिए लिखा गया है, हर काम के लिए। यार देखो वही रजिस्ट्रेशन किस में लिखा गया है, PHP में वेब के लिए, और जावा में किसके लिए, मोबाइल के लिए। एकदम बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरी कॉस्ट डबल हो गई, मेरी मेंटेनेंस की कॉस्ट डबल हो गई, मेरे बंदे डबल हो गए, सब कुछ मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। हम समझदार आदमी होते तो हम क्या बनवाते, एपीआई किस लैंग्वेज में बनती है, किसी ना एपीआई जो होती है जेसन में तो डेटा लेती देती है ना, पीछे एपीआई में कोड होता है जो असली काम करता है ना। अरे ऐसा थोड़ी ना एपीआई कोई जादू है भाई, लॉजिक तो उसको भी चाहिए ना। लॉजिक तो किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा ना, जावा में, .NET में, पाइथन में, PHP में, रूबी में। तो याद रखो, अरे ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने एपीआई बना दी तो भैया उसने खुद कोड लिखा,
सारा लॉजिक लिखा, ये वैल्यू आएगी तो नहीं रिजेक्ट मार देंगे, ये वैल्यू आएगी तो एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे, सारा लॉजिक लिखा रहता है। जैसे डेवलपर का लॉजिक नॉर्मल होता है, वही डेवलपर का लॉजिक क्या होता है, एपीआई वाले केस में भी होता है। बस उसमें ये करता है, लॉजिक पीछे है और लॉजिक से आखिर डेटा ही तो मैनिपुलेट किया जाता है। आखिर क्या मैनिपुलेट होता है, डेटा ही ना। तो बस वो ये कह रहा है कि डेटा अलग कर दे रहा है, लॉजिक अलग कर दे रहा है, बस इतना ही होता है एपीआई भाई। एपीआई में भी याद रख लो क्या है, कोड है, लिखा जाएगा किसमें, लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में भैया, किसी भी लैंग्वेज में। जो डेवलपर होता है वो चाहे तो एपीआई पीएचपी में बना ले, चाहे तो एपीआई इसको वो क्या करे, जावा में बनाए, चाहे तो सी शार्प में बनाए, चाहे तो पाइथन में बनाए, चाहे तो रूबी में बनाए, किसी भी लैंग्वेज में बना सकता है। पहली बात ये समझ में आ रही कि नहीं। मान के चलो एक एप्लीकेशन, मान लो एक कोई ई कॉमर्स हमको बनवाना है सामान बेचने के लिए, या कोई सीआरएम ही बनवाना हो ई कॉमर्स। हमने बोला, हमने टीम हायर की, हमने बोला हमको इसका मोबाइल वर्जन भी चाहिए, मोबाइल का ऐप भी चाहिए और वेब पे चलने वाला भी एक एप्लीकेशन चाहिए, हमको दोनों चाहिए। अगर हम वहाँ 6, 7, 8 समझदार लोग बुलाए हैं तो वो लोग ये चीज़ प्लान करेंगे। पहले ये डिसाइड करेंगे किस लैंग्वेज में काम करें, तो देखेंगे वो 7-8 लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। वो 7-8 लोग अगर जावा में कंफर्टेबल होंगे तो किस में कहेंगे कि चलो इस चीज़ को किस में बनाते हैं, जावा में। अब वो जानते हो क्या करेंगे, जावा लैंग्वेज में उस फंक्शनलिटी को करने की क्या बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे, कोड लिखेंगे। और इस एपीआई या कोड का काम क्या होगा भाई, रिक्वेस्ट दोगे रिस्पॉन्स देगा, गेट वाली रिक्वेस्ट मांगो भेजोगे तो डेटा देगा, पोस्ट वाली दोगे तो डेटा तुम्हारा क्या करेगा, स्टोर करेगा। सोचो जरा ध्यान से। तो रजिस्ट्रेशन का कोड यहां लिख दिया गया, ये रजिस्ट्रेशन और लॉगिन यहां क्या कर दिया गया, ध्यान से समझना। एपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉगिन के लिए, ऐड टू कार्ट के लिए, सर्च के लिए, फिल्टर के लिए, सब के लिए डेवलपर ने क्या बना दिया, एपीआई। और उसी एपीआई को वेब में भी कॉल कर लिया और किस में कॉल कर लिया, मोबाइल में। असली लॉजिक तो यहाँ लिखा है ना भाई, असली लॉजिक तो कहाँ लिखा है, एपीआई में लिखा है ना कि लॉगिन करना है कि नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करना है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ये कहाँ लिखा है, एपीआई में। आखिर बताओ वेब ऐप पे क्या दिखाओगे, HTML के साथ मिक्स करके डेटा ही तो दिखाओगे कि कुछ और दिखाओगे। मोबाइल ऐप में क्या दिखाओगे, ऐप की डिजाइन के साथ मिक्स करके क्या दिखाओगे, डेटा ही दिखाओगे ना। तो डेटा तो दोनों केस में क्या है, सेम है ना यार। वेब ऐप यूज करो चाहे क्या यूज करो, मोबाइल ऐप यूज करो, है तो उसी कंपनी के दोनों ना। वो तो ऑप्शन दिया है कि मेरे यहाँ से जूता खरीदना है तो चाहो तो वेब एप्लीकेशन से भी खरीद लो और चाहो तो किससे खरीद लो, मोबाइल ऐप से ही खरीद लो। डेटाबेस दो थोड़ी बनाना है भैया। अगर मान लो वहाँ 100 जूता है, एक बंदा मोबाइल से खरीद लिया, तो जो वेब से खरीदने जाएगा तो वहाँ अब कितना बचेगा, 99 ना। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया वो तो मोबाइल वाला जूता जा रहा है, ये वेब वाला जूता है, ऐसा होगा नहीं होगा ना भाई। जो बेचने वाला है वो तो एक ही आदमी है ना, वो दो मीडियम से, दो माध्यम से सामान बेच रहा है ना सिर्फ, कि भैया मोबाइल ऐप से भी खरीद लो और किससे खरीद लो, वेब ऐप से खरीद लो। तो पीछे भैया लॉजिक क्या है, सेम है। डेटाबेस क्या है, सेम है। तो जानते हो क्या करेगा, डेटाबेस एक सेम बनाएगा, एपीआई बना देगा। एपीआई का काम होगा रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटा लेना या डेटा देना। और वेब ऐप वाला भी जो है वो भी उसी एपीआई को कॉल करेगा, जावा वाला भी क्या करेगा, उसी को। तो इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मान लो पहले वाले अप्रोच से चलते, एपीआई वाला अप्रोच यूज ना करते अगर लोग, तो क्या होता, तो पता चला हम 1 लाख रुपए इसमें भी खर्च कर रहे हैं और 1 लाख इसमें भी खर्च कर रहे हैं। या टाइम की बात करें तो 1000 घंटा इसमें भी खर्च कर रहे हैं, 1000 घंटा इसमें भी खर्च कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, फंक्शनलिटीज एपीआई में बनवा दी 500 घंटे में, और कॉल करने में दोनों जगह सिर्फ 200 घंटा लगा। तो कितना टाइम लगा, 3700 घंटा लगा टोटल ना। या पहले मान लो 1000 घंटा दोनों में लग रहा था, अब टोटल 1000 घंटा फंक्शनलिटी डेवलप करने में लगा और 200 घंटा उसे क्या करने में लगा, कॉल करने में लगा। तो 1200 घंटे का ही तो बिल आएगा।
और कहाँ कितने का आता, 1000 इसका 1000 उसका। एपीआई इसलिए बहुत चली भाई, एपीआई पिछले 10 साल से खूब दिख रही है। और इसका एक मेन रीजन है, जब से ये मोबाइल आए, क्योंकि मोबाइल भी वही काम कर रहा था। वो तो भैया दो बार हम कह रहे हैं, दो अलग अलग लैंग्वेज में 2 कोड क्यों लिखा जाए, पीछे एपीआई बनाओ, उसको चाहे इस लैंग्वेज में कॉल करो, उसको चाहे। अच्छा एक बात और एपीआई की जानना, एपीआई जैसे डेवलप किया है डेवलपर ने डेवलप किया है जावा में, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम पीएचपी में भी चाहे तो उस एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो देखे ना कल एपीआई लेन देन सिर्फ किसका कर रहा था, डेटा को क्या लेना देना है कि पीछे वो डेटा जावा प्रोड्यूस करके दे रहा है कि पीएचपी दे रहा है कि डॉटनेट दे रहा है। आई बात समझ में? एपीआई बना देने का फायदा क्या है? हो सकता है ये वेब ऐप पीएचपी में बनाते और मोबाइल ऐप किसमें बनाते, जावा में बनाते। इनको मेथड कोड थोड़ी ना कॉल करना है, इनको सिर्फ क्या कॉल करना है, इनको डेटा चाहिए। इनको मेथड नहीं कॉल करना डेटा लेने के लिए, इन्हें क्या कॉल करना है, एपीआई। वो डेटा इनको दे देगा, वही इनको भी देखो इस एपीआई का काम क्या है, जेसन या एक्सएमएल में डेटा देना। तो भैया जेसन और एक्सएमएल को पीएचपी भी समझता है, और कौन समझता है, जावा भी। आसानी से दोनों डेटा रीड भी कर सकते हैं, दोनों डेटा ले दे भी सकते हैं। समझ रहे हो? इसलिए एपीआई इतना है। और क्या बेनिफिट है? एक सबसे बड़ा एपीआई टेस्टिंग का बेनिफिट है ये भाई, अगर हम एपीआई टेस्टिंग कर लिए तो हम ये गारंटी दे सकते हैं ना कि ये फंक्शनैलिटी मोबाइल और वेब दोनों पे सही चल रही होगी। या तो ये भाई टेस्टिंग के भी एफर्ट आधा नहीं हो गया, नहीं तो तुम जाते हो वही चीज पूरा किस पे टेस्ट करते, मोबाइल पे, और वही सारी चीज किस पे टेस्ट करते, वेब पे। आज जब तुम एपीआई टेस्ट कर लिए तो फंक्शनैलिटी तो क्या हो गई, टेस्ट हो गई ना, और वही फंक्शनैलिटी वेब में भी कॉल हो रही है और वही किस में कॉल हो रही है, एपीआई में भी। एक जगह एपीआई को टेस्ट किए, तुम समझ गए कि इतनी चीजें मोबाइल पे भी सही आएंगी और किस पे सही आएंगी, वेब पे। दोनों की गारंटी ले लिए तो एक बार टेस्टिंग करके, नहीं तो दोनों पे क्या करते, अलग अलग करते। इसलिए एपीआई आया भाई, और इसलिए एपीआई टेस्टिंग आई। जैसे एपीआई डेवलपमेंट ने बजट, कॉस्ट, टाइम सब क्या कर दिया, कम कर दिया, वैसे एपीआई टेस्टिंग ने भी सेम किया। भैया वही चीजें तो टेस्ट कर रहे हैं, एक जगह बन के 2 जगह यूज हो रहा है, तो हमें टेस्ट भी 2 जगह करने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह टेस्ट कर ली तो दोनों जगह की बात बोल देंगे ना कि भैया वहां भी रजिस्ट्रेशन होगा और वहां भी। कम से कम बैकएंड से सर्वर पे कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत होगी बाद में देखेंगे, वो दिक्कत किसकी होगी, फ्रंट एंड की होगी। क्लियर है ये? इसलिए है। और एपीआई टेस्टिंग का इफेक्ट तो तुम्हारे आपके सामने है कि तुम देखो यहीं से क्या कर रहे हैं। सोचो यही एपीआई है ना, हमसे टेस्ट कर रहे हैं। सोचो हो सकता है भाई हम लोगों ने देखा नहीं, जरा सर्च मार के देखो, हो सकता है एजाइल सीआरएम का वो भी हो, मोबाइल का ऐप भी हो। जैसे वेब ऐप है एजाइल सीआरएम का, वैसे एजाइल सीआरएम का क्या होगा, एक मोबाइल ऐप भी होगा। लेकिन दोनों लोग यही एपीआई कॉल करते होंगे। आखिर दोनों को तो डेटा ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन करोगे चाहे वेब से चाहे मोबाइल से, दोनों लोग डेटा ही तो भेजेंगे, पोस्ट ही तो करेंगे। और जब सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट मंगाएंगे तो दोनों क्या करेंगे, गेट ही करेंगे ना। यही एक दोनों के लिए काम नहीं कर जाएगा। ये इसकी असली पावर है भाई। इसको टेस्ट कर लिए, समझ गए कि रजिस्ट्रेशन या जैसे ये देखो यहाँ 3 बनाए हैं कि नहीं, क्रिएट कॉन्टैक्ट। यही क्रिएट कॉन्टैक्ट अगर इनका मोबाइल ऐप होगा तो वो भी यही एपीआई कॉल कर रहा होगा, अगर वेब ऐप होगा तो वो भी यही एपीआई कॉल कर रहा होगा। दोनों अलग अलग कॉल नहीं कर रहे हैं, वो भी यही कॉल कर रहा है और ये भी यही कॉल कर रहा है। अगर हम क्रिएट कॉन्टैक्ट को टेस्ट कर लिए, यहीं से सही वैल्यू डाल के देखे और ये कॉन्टैक्ट बना दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मोबाइल पे भी सही काम करेगा और किस पे सही काम करेगा, वेब पे भी सही काम। आखिर दोनों लोग तो यही यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम अच्छा, ये पोस्टमैन क्या है, क्लाइंट है। पोस्टमैन क्या है, क्लाइंट है। और ये जो सेंड कर रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये क्या है, सर्वर है। अरे यार ऐसा हो सकता है यही यूजर नेम पासवर्ड तुम भी यूज करके पोस्टमैन खोल लो, तुम भी यूज कर लो। या ये जो बनाया गया है vivek123.agilecrm.com, यहाँ देखना ऑप्शन 10 यूजर क्रिएट कर सकते हो।
क्या कर सकते हो? तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसमें ये भी होता है कि जब रजिस्ट्रेशन करो तो जिस पे रजिस्ट्रेशन करोगे वहां पे तुम 10 क्या क्रिएट कर सकते हो? यूजर। हम कह रहे हैं इसी वाले पे काम करो, ये बना ही हुआ है, इसी में 10 यूजर क्रिएट कर लो, 10 लोग यूजर नेम पासवर्ड ले लो, 10 लोग यूज करो, तो तुम 10 लोग क्या हो? क्लाइंट हो। और 10 लोग सर्वर पे क्या भेज रहे हो? रिक्वेस्ट। और सर्वर कहाँ? सर्वर का एड्रेस क्या है? बेस यूआरएल vivek123.agilecrm.com। 10 लोगों की रिक्वेस्ट वहीं जाएगी। जैसे यहां पे मान लो अभी 3 कॉन्टैक्ट बना है ना, यहां पे कितने कॉन्टैक्ट बने हैं? 3 बना है ना। अब 10 लोग यूज कर रहे हैं, तुम भी उधर से रिक्वेस्ट मार रहे हो, तुम भी, हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ एक नहीं बढ़ेगा, हम एक बढ़ाए, एक तो तुम बनाए, एक तो तुम बनाए। एक एप्लीकेशन को कई लोग एक साथ यूज करते हैं ना, हम रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ हमें 7 कॉन्टैक्ट दिखाई देगा। एक जो हम नया बनाए तो फिर उधर से तुम भी बना रहे थे, उधर से तुम भी, सभी लोग रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहे थे? सर्वर पे ही तो भेज रहे थे। और सर्वर का एड्रेस क्या है? vivek123.agilecrm.com। क्लियर है अब? और ये देखो भाई, एपीआई कहां बन के रखी हुई है? सर्वर पे। और तुम यहां से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, एपीआई को हिट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके लिए अगर एपीआई सिक्योर है तो पहली चीज की जरूरत है जिसे कहते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। पहली व्यवस्था ये करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड, और जिस एपीआई को हिट करना है उसका यूआरएल कौन देगा? डेवलपर देगा जो बनाया है। ऐसा नहीं तुम कहीं से खोद के निकालोगे। जिस कंपनी में जाओगे डेवलपर सारी चीजें तुमको प्रोवाइड करेगा, भैया लिस्ट पूरी दे देगा। या तो ऐसा ही जैसा यहां हमने कल देखा था, क्या था? अच्छा सॉरी, नीचे, हाँ ये देखो, या तो ऐसे ही लिख के तुमको पूरा पन्ना पकड़ा देगा, कहेगा जाओ इसी में देखो, इसी में सब लिखा है, ठीक है? या तो ऐसा पकड़ा देगा, या तो एक तरीका और होगा, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है? लेकिन या तो इस तरह से कर देगा, और बहुत अच्छा है। तुम्हें बस क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ना है। और एक काम करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग? देख रहे हो कितनी ढेर सारी हैं। यहाँ लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स देखे थे। अगर सारे कॉन्टैक्ट्स पता करने हैं तो सीधे एपीआई हिट करो। इसका क्या चाहिए तुमको? यूजर, इसका देखो यूआरएल चाहिए। पूरा यूआरएल नहीं दिया है, ये मान के चल रहा है कि बेस यूआरएल तो तुमको पता ही है, जो तुम्हारा होगा वो डालना, और फिर इतना यूआरएल और ऐड करके स्लैश करके जोड़ देना। एक यूआरएल होगा, और फिर ये बताना पड़ता है कि अगर एक किसी एपीआई, और ये अच्छा इसको ये क्या है? एपीआई बनाई गई है, हम क्या भेज रहे हैं? रिक्वेस्ट ना। हम क्या भेज रहे हैं? इस एपीआई पे हम क्या भेज रहे हैं? इसलिए तो इसका एड्रेस चाहिए कि हमें क्या भेजना है, रिक्वेस्ट। और हमें ये बताना पड़ता है कि रिक्वेस्ट में हम क्या करना चाहते हैं। हम डेटा मंगाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं मेथड। कई मेथड होते हैं, 2 तो जान लो सबसे पहले, एक गेट और एक पोस्ट। गेट से मंगाते हैं, पोस्ट से भेजते हैं। और यहाँ देखो इन लोगों ने सब लिख रखा है भाई उसके बारे में, ये फलाने एपीआई है, ये करती है, ये नहीं करती है। इसको पढ़ो ध्यान से। और ये भी बता रखा है कि एग्जाम्पल जेसन रिस्पॉन्स क्या होगा। तो यहाँ हम लोग बना रहे हैं ना, कितने बनाए थे कल? 3। इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं, ये क्या है? एपीआई की 3 रिक्वेस्ट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? एक मिनट, इस नोटपैड भी ओपन कर लेते हैं। एपीआई की अभी हम क्या बनाए हैं? 3 रिक्वेस्ट बनाए हैं। और इस रिक्वेस्ट का एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है? यूआरएल। बिना यूआरएल के कोई रिक्वेस्ट संभव नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या? मेथड। दूसरी चीज़ क्या? मेथड, कि तुम करना क्या चाहते हो, गेट या पोस्ट या जो भी कुछ करना चाहते हो, मेथड का नाम लिखो। 2 चीज़ हो गई। तो ये 2 चीज़ सबसे ज़रूरी है। इसके बाद आके देखते हैं। तुमको फिर पोस्टमैन जब देख रहे होगे, ये एक रिक्वेस्ट है जिसका नाम क्या है? जैसे ये है फेच ऑल कॉन्टैक्ट्स। देखो यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ दिख रहा है। यहाँ तुमको दिख रहा होगा कुछ चीज़ें दिख रही हैं, 4-5। इनको क्या बोलते हैं? जैसे ये ऊपर नहीं दिख रहे होते हैं, अक्सर इनको हम लोग बोलते हैं क्या?
टैब्स, या क्या है ये, टैब है। जैसे हम बोलेंगे परम्स एक टैब है, क्लिक करो खुल जा रहा है ना, ये क्या है, टैब है। जैसे नहीं बी टाइगर में देखते हो यार, लीड्स पे क्लिक कर देते हो, उसी को कई लोग क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। तो ये देखो टैब है, आथ है, हेडर्स है, बॉडी है, स्क्रिप्ट्स है, और क्या है, सेटिंग्स है। तो ये जितनी टैब दिख रही हैं, इस पहली बात तो याद रख लो, इस सेक्शन को इवन हम इसका ले रहे हैं क्या, एक स्क्रीनशॉट। ये देखो भाई सब लोग, हमारा मतलब ये कहने का, हम ये सिर्फ ये हिस्सा हम सोच रहे थे कि रेड से इसे क्या कर दें, और मेरा मतलब ये है, वैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको भाई, माउस ही फ्रीज हो गया है। वैसे सब छोड़ो, ये सेक्शन तो सबको दिख रहा है ना भाई, ये ऊपर वाला, ये ऊपर का हिस्सा देखो, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा सेक्शन है दिख रहा है, हिस्सा पूरा, ये समझ लो इसी को बोलते हैं क्या है, ये रिक्वेस्ट सेक्शन है, जहां सारी डिटेल किसके बारे में है, रिक्वेस्ट के बारे में है ना, कि भैया रिक्वेस्ट का मेथड कौन है, गेट, रिक्वेस्ट का यूआरएल है ये, रिक्वेस्ट का नाम है वो, और यहाँ सेंड बटन जो है ये किस लिए है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए है भाई। एक मिनट यहाँ आते हैं, ये मान के चलो ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, ये रिक्वेस्ट सेक्शन है। ये क्या है, एक रिक्वेस्ट का पूरा सेक्शन है जहां रिक्वेस्ट के बारे में डिटेल। ठीक, अब इसी पे आते हैं, इस रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर ये जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, टैब्स हैं। एक टैब दिख रही है क्या, परम्स, अभी हमने नहीं देखा है, चलो अभी देखेंगे। दूसरी क्या दिख रही है, आथ, वो ये बता रहा है, ये इस बारे में होता है कि भैया रिक्वेस्ट भेज तो रहे हो, रिक्वेस्ट भेज तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास उसका एथराइजेशन उसका है कि तुम्हारे पास वो मतलब अधिकार है भी कि नहीं, मनमानी रिक्वेस्ट भेजोगे। तो एथराइजेशन के लिए ही कंसेप्ट होता है किसका, एथराइजेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म है। एक है बेसिक ऑथ, जिसमें हमको भेजना होता है क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखते हैं भाई, देखो एक है रिक्वेस्ट सेक्शन और इसके अंदर है क्या, रिक्वेस्ट टैब्स, और उसी में एक टैब आपको दिख रहा है क्या, परम्स, जिसके बारे में अभी हमने आपको नहीं बताया। एक दिख रहा है ऑथ, जिसके बारे में आपको पता चल गया है कि भैया जो एपीआई हिट करनी है, हवा में थोड़ी नहीं हिट कर लोगे, एपीआई से तो सारा डेटा मिल जाता है। ऐसे तो हम किसी का भी डेटा उड़ा ले जाएं, हमें यूआरएल मिल जाए, वो भाई ऐसे तो कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी हैक कर लो, इसीलिए तो चीज़ें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। तो यहाँ ऑथ में क्या है, और याद रखना एक वर्ड हमने कल भेजा था ऑथेंटिकेशन, और एक बताया था क्या, एथराइजेशन। और भैया एक काम करते हैं, यहीं हम नोटपैड एक और ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते भी चलते हैं। और जो भैया इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 उतना ही इम्पोर्टेंट, ये पूछते हैं भैया, इसमें अंतर पूछते हैं इंटरव्यू में, एकदम अक्सर पूछ लेंगे। जैसे कहते हैं ना 10 इंटरव्यू दे रहे होंगे तो एपीआई पूछ रहे होंगे, उसमें तो 4-5 में पूछ लेंगे ये सवाल। और दूसरा एक क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 जरूर पूछ लेते हैं क्या, ऑथेंटिकेशन वर्सेस एथराइजेशन। ये दोनों सवाल खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आथ में, आथ टैब के अंदर हम वो इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन देते हैं। हम क्या देते हैं अपने, या वर्ड हम लोग बोलते हैं, क्या देते हैं, क्रेडेंशियल देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड देते हैं। तो जब हम सब रिक्वेस्ट भेजते हैं
तो सर्वर के पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड भी जाता है। सर्वर तुम्हारा सीधे एपीआई की रिक्वेस्ट नहीं पहले देने लगता है, सबसे पहले कहता है जो यूज़र नेम पासवर्ड भेजे हो, जाके पहले डेटाबेस में चेक करता है ये वैलिड आदमी है भी कि नहीं। अगर तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड सही है, वो ऑलरेडी यूज़र वहाँ एग्जिस्ट करता है, तब वो इन्फॉर्मेशन तुमको ले आके देगा। और अगर गलती से तुम्हारा वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता या यूज़र नेम पासवर्ड गलत है तो कुछ जवाब नहीं देगा, सीधे बोल देगा क्या, एक कल एरर आई थी, वर्ड याद रखना 401 आया था ना, अनएथराइज्ड। क्यों? पहले ऑथेंटिकेशन होता है, इसके बाद क्या होता है, एथराइजेशन। अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा तब तुम एथराइज नहीं होगे, तभी तो आया था अनएथराइज्ड। ठीक है, तो चलो भाई ये हुआ, हमने यहाँ रिक्वेस्ट क्या कर दी। अच्छा ये देख लिया ऑथ, इसके बाद ऑथ समझ में आया। इसके बाद हेडर्स। हेडर्स का क्या मतलब होता है? वैसे हेडर्स का जनरल, हेडिंग का क्या मतलब होता है यार? जनरली क्या होता है, जो चीज़ डिटेल में लिख रहे होते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम हेडिंग में लिखते हैं कि नहीं लिखते? यही करते हैं ना। हेडिंग का मतलब देखो कि बात लंबी है, बात बहुत है, लेकिन मेन जो बात हाईलाइट करने वाली होती है वो क्या है, हेडिंग होती है। जैसे मान लो शादी हो रही है, जैसे मान लो क्या हो रही है, शादी हो रही है, तो भैया उसमें है ना भाई, अब बाराती जाएंगे, 100 जाएंगे, 150 जाएंगे, 200, दुनिया भर की बातें हैं ना। लेकिन उसके बाद कुछ बातें ऊपर ऊपर की होती है ना, भैया इतना लेन देन चलेगा है ना या ऐसे होगा, हैं हम इस तरह से जाएंगे, हमको ये चाहिए, कुछ मेन बातें होती है ना कि भैया तख्ता की व्यवस्था कर देना, हमें ऑर्केस्ट्रा से बजवाना है। तो ये कुछ मेन बातें नहीं होती हैं, वही क्या है, हेडर है। अब आगे ट्रांजैक्शन होगा, आगे ट्रांजैक्शन क्या होगा तब तो सारी चीज़ें होंगी भाई, अब तो फिर एक्चुअल चीज़ें होंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सेम वैसे ही इसको समझो, हेडर्स का मतलब है रिक्वेस्ट के साथ कुछ मेन शर्तें, जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसकी कुछ मेन शर्तें क्या हैं वो हेडर्स में दी जाती हैं। जैसे देखो हेडर्स में एक है क्या, एथराइजेशन, चलो ठीक है। एक क्या है, पोस्टमैन टोकन, चलो इसकी भी तुम्हें वो जरूरत नहीं है। तीसरी चीज क्या है, होस्ट। होस्ट कौन होता है? देखो ध्यान से, हम क्लाइंट हैं, हम गेस्ट हैं, सर्वर कौन होता है हमारा, होस्ट होता है। और ये क्या बता रहा है, होस्ट की वैल्यू क्या होगी। जैसे नहीं है शादी में ऊपर भैया बारात कहाँ जाएगी, एड्रेस है ना कि होस्ट कौन होगा, वैसे देखो यहाँ है, लेकिन इसमें यहाँ क्या लिखा है, कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंड। मतलब जब रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उस समय देखेंगे कि भाई देखो, वैसे भी जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो रिक्वेस्ट में बेस यूआरएल रहता है ना। अरे यार होस्ट यही है भाई, होस्ट कौन है, वही बेस यूआरएल। तो जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसमें बेस यूआरएल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भाई यूआरएल पूरा रहेगा तो बेस यूआरएल रहेगा ना। तो वही कह रहा है, हम उसी समय कैलकुलेट कर लेंगे जब तुम रिक्वेस्ट भेजोगे। अगर हम चाहें कुछ चेंज करना तो यहां चेंज करने का भी ऑप्शन देखो यहां पे है। या फिर हम होस्ट क्या करेंगे, ये पहले से बना रखे हैं, नया होस्ट हम बना देंगे तो इसको दबा देगा और मेरा होस्ट जो होगा। लेकिन यहाँ पे होस्ट क्या है, क्या है, कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंड। यूजर एजेंट, हम लोग यूजर है ना, हम लोग रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं ना, किसके सहारे भेज रहे हैं, पोस्टमैन के ना। तो एजेंट हमारा कौन है, रिक्वेस्ट भेजने का एजेंट और रिस्पांस मंगाने का एजेंट कौन है, पोस्टमैन ना। इसीलिए कहा गया भैया पोस्टमैन रन टाइम 7.4 क्या है 7.43.0, ये पोस्टमैन का वर्जन होगा। एक्सेप्ट क्या लिखा है, */*, इसका मतलब हुआ कि भैया जो डेटा आएगा, स्टार लगाने का मतलब होता है कुछ भी। स्टार की इंग्लिश हिंदी जान लो आज से। स्टार का मतलब प्रोग्रामिंग में होता है एनी, एनी का मतलब कुछ भी, कोई भी। तो यहाँ */* लिखा है ना, इसका कहने का मतलब है भैया जो भी आएगा, XML आएगा, जेसन आएगा, जो आएगा हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हम कह रहे हैं नहीं भैया हमको रिस्पॉन्स, हमको चीज भाई एक्सेप्ट है ना, वो ये कह रहा है कि आप रिस्पॉन्स किसमें एक्सेप्ट करोगे। आपने */* लगा दिया तो मतलब ये जान गया कि जो भी हम देंगे आप एक्सेप्ट कर लो।
और यहाँ पे अगर हमने कहा नहीं भैया हमको किस में चाहिए, जेसन में चाहिए, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। कल हम लिखे थे ना, और ये नहीं लिख पा रहे हो यहाँ पे, तो क्या करोगे तुम, नया बना दोगे तो उसको नया वाला क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। ठीक है, और क्या है, एक्सेप्ट इनकोडिंग, ठीक है चलो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। और एक क्या है, कनेक्शन कीप अलाइव, मतलब जब हमने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पांस आया, तो भाई हमने यूजर नेम पासवर्ड भेजा था ना, तो हमारा उससे कनेक्शन क्या हो गया, बना, उसको वैसे ही रखो, उसे ब्रेक मत करो। और फिर क्या है, एक्सेप्ट हमने तो डाल दिया क्या, एप्लीकेशन जेसन। और एक अच्छा ये बताओ, कल याद करो, कल हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, और पोस्ट रिक्वेस्ट जब भेजी थी तो याद करो उसमें डेटा भी भेजा था ना जेसन में, याद करो, बॉडी के अंदर हमने कल जेसन भेजी थी कि नहीं, यहीं से तो सारा डेटा भैया कि फर्स्ट नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमाका हो क्या होगा, और यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया था। तो हमने जो रिक्वेस्ट भेजी वो किसमें भेजी, जेसन। तो याद रख लो, एक और यहाँ हेडर्स के अंदर एक और की और वैल्यू होती है, सॉरी ये देखो, जिसका नाम होता है, लिख दे रहे हैं, जिसका नाम होता है कंटेंट, एक मिनट, कंटेंट हाइफन क्या टाइप, और इसकी अगर हमको वैल्यू भेजनी है सिर्फ किसमें, जेसन में ही, तो हम क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तुमसे पूछेंगे यार वो लोग कि हेडर क्या होता है, या ये जो हेडर है ये रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर है ना, इसको बोलेंगे क्या, रिक्वेस्ट हेडर। कहेंगे हेडर क्या होता है, तो कहोगे हेडर में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या की और वैल्यू देते हैं जो रिक्वेस्ट से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि तुरंत यही बोलना, ज़्यादा समझाने के चक्कर में पड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा, हमेशा सीधे एग्जाम्पल पे आया करो। जैसे कि एक्सेप्ट, कंटेंट टाइप, यही दो नाम ले लेना, समझ रहे हो। यहाँ से ये बताते हो कि हम रिस्पांस किस में एक्सेप्ट करेंगे, जिसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना उसको बता रहे हो कि हमको रिस्पांस इसमें देना, और कंटेंट टाइप का मतलब हम रिक्वेस्ट इसमें भेज रहे हैं। क्लियर है ये। तो भाई देखो, तो एक चीज क्या हो गई, रिक्वेस्ट, एक क्या हो गया, एक टैब जिसका नाम क्या है, हेडर्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं, याद कर लो दो चार नाम, एक कंटेंट टाइप याद रख लेना, एक क्या याद रख लेना, एक्सेप्ट, यूजर एजेंट, होस्ट, दो चार नाम याद रखना, बोल देना ये इंफॉर्मेशन इसमें होती है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो रिक्वेस्ट के साथ जाती है। इसके बाद अब असली चीज क्या आई, बॉडी। ये क्या है, ये चौथा है, कौन सा है, चौथा टैब है जिसका नाम क्या है, बॉडी। आज ये बात लिख लेना सब लोग कि बॉडी टैब क्यों, अच्छा बॉडी टैब किस लिए होती है, डेटा भेजने के लिए। भाई कॉन्टैक्ट बनाना है तो बताओगे ना, फर्स्ट नेम क्या रहेगा, लास्ट नेम क्या रहेगा, फलाना क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा, नंबर क्या रहेगा, वो डेटा कहाँ से बताओगे, बॉडी से। ये बॉडी जो है डेटा भेजने के लिए होती है। लेकिन ये बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ, फेच ऑल कॉन्टैक्ट्स एक एपीआई है, कौन सी है, गेट है ना, गेट से तुम मंगा रहे हो ना, भेजना नहीं है ना तुमको। तो बॉडी तुम्हारे लिए क्या रहेगी, आज से एक बात याद रख लेना, ये जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं कौन सी है, कौन सा मेथड है, गेट ना। तो दिमाग में हमेशा रख लेना, गेट में नो बॉडी, गेट के साथ कभी बॉडी नहीं होती। गेट के पास सिर्फ क्या होता है, गेट के पास ओनली क्या होता है, यूआरएल होता है और कुछ नहीं होता। क्लियर रहेगी ये बात आज से। तो या इसीलिए देखो, ये जो तुम्हारी गेट रिक्वेस्ट है इसकी बॉडी हमने डाली नहीं, हमको पता था कि भैया हमको डेटा मंगाना है, भेजना थोड़ी ना है, हम काय को बॉडी में कुछ देंगे। लेकिन कल देखो, गेट कॉन्टैक्ट है बाई आईडी, यहां भी डेटा मंगाना था, दी बॉडी हमने, कल नहीं दिया भाई। लेकिन ये देखो, क्रिएट कॉन्टैक्ट बनाया ना एक पोस्ट, सब भरा, इसके बाद बॉडी भरी। नई बॉडी देते तो आखिर क्या बनाता, अभी लोग फिर से कर दें, फर्स्ट नेम चलो क्या कर दें,
राम कर दें, लास्ट नेम कुछ और कर दें, इस तरह से कर दें, और एड्रेस वड्रेस क्या कर दें, जैसे यहाँ पे ये क्या है 2225 जॉर्ज स्ट्रीट है, इसको लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं यहाँ मोड लो, और इसे कर देते हैं क्या, सेव। ये बॉडी है ना, तो भैया जब सेंड करोगे रिक्वेस्ट के साथ ये बॉडी भी जाती है, तभी तो वहाँ पे जो देखोगे, अभी एप्लीकेशन रिफ्रेश करोगे तो वहाँ एक नया कॉन्टैक्ट बन जाएगा कि नहीं, और उसका नाम क्या होगा, राम होगा, उसकी आईडी राम @ समथिंग होगी। देखो अभी रिक्वेस्ट जा रही है, आई बात समझ में? हाँ बोलो। रिजल्ट किसमें आएगा जब वेट बिल्कुल, रिजल्ट के लिए ये नीचे वाला सेक्शन है, उसके बाद इसी पे आएंगे। इस वाले जो नीचे सेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स सेक्शन। ऊपर वाला सेक्शन किसके लिए है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए है, और नीचे वाला रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए। आया तो है यहाँ पे, देखो कि भैया एक नया वहाँ कांटेक्ट बन गया है, नाम उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स में बता, देखो राम होगा, लास्ट नेम क्या होगा, यादव होगा, ईमेल आईडी क्या होगी, ram @vault.ltd जो भी है, और फिर एड्रेस क्या होगा, मोड होगा। और ठीक है, ये मतलब होगा नहीं, ये है जो रिक्वेस्ट भेजे थे, रिक्वेस्ट हमारी अप्रूव हो गई, रिस्पॉन्स में दे दिया कि भैया इस डिटेल का हम एक आदमी वहां बना दिए। ठीक है, ये देखो ये रिस्पॉन्स सेक्शन है, हम कहाँ हैं, रिक्वेस्ट वाली सेक्शन में। ठीक है, तो अब बताओ, हेडर भी समझ में आ गया, और बॉडी भी याद रख लेना, बॉडी कभी गेट के साथ नहीं होगा, न गेट के साथ होगा न डिलीट के साथ होगा। वैसे अभी गेट ही जानते हो, पोस्ट ना 3 और होते हैं, देखो गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, कितने होते हैं टोटल, 5। सिर्फ जो बॉडी है वो गेट को पोस्ट के साथ हो सकती है, पुट के साथ हो सकती है, और किसके साथ हो सकती है, पैच के साथ हो, न गेट के साथ और न डिलीट के साथ। तो बॉडी समझ गए, 4 चीज समझ गए कि नहीं। अब आ जाते हैं, देखते हैं 5वीं चीज क्या है। क्या है, स्क्रिप्ट्स। तो भैया जान लो, ये ऑटोमेशन करने वाली जगह है। ये किसके लिए है, ऑटोमेशन। तो आइए, हम लोग तो ऑटोमेशन मेनली इस पे फोकस नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड पे, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज वही होता है। लेकिन याद रखना, पोस्टमैन से भी ऑटोमेशन हो सकता है, उसके लिए कोड यहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये कोड भैया जावा में नहीं लिखा जाएगा, ये कोड लिखा जाएगा जावा स्क्रिप्ट नाम की लैंग्वेज में। मतलब जो पोस्टमैन पे ऑटोमेशन करता है वो जावा नहीं जानता, वो क्या जानता है, जावा स्क्रिप्ट जानता है। लेकिन कंपनियां यूज करती हैं क्या, रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड किस पे चलता है, जावा पे। कंपनियां पोस्टमैन यूज करती हैं, लेकिन पोस्टमैन पे ऑटोमेशन जनरली करने से बचती हैं। जानते हो क्यों, सीधा सा रीजन है, वो जावा सेलेनियम पे फंक्शनल ऑटोमेशन पहले से क्या करवा रहा है, जावा का आदमी उसके पास रखा हुआ है। अब एपीआई कराना है, कहोगे नहीं चलो जी पोस्टमैन पे करो, तो उसको कहेगा भैया हमको तो जावा स्क्रिप्ट आती ही नहीं, हमको तो क्या आती है, जावा। अब उसको जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी ना। अब 10 दिन सीखेगा तो हमारी सैलरी लेगा रोज। अगर 20 दिन 25 दिन, और 20 दिन सीखने के बाद भी उतना एक्सपर्ट होकर काम नहीं करेगा जितना एक्सपर्ट हो किसमें है, जावा में। तो इसीलिए कंपनियां ऑटोमेशन किस पे करवाती हैं, रेस्ट एश्योर्ड और जावा। ठीक है, तो चलो ये जान लो, ये जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा। और एक छठा क्या है, सेटिंग्स। अगर रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोई सेटिंग वेटिंग है तो वो यहाँ से कर सकते हो। मतलब तुम्हें जनरली मतलब इन्हीं चारों से, परम्स, ऑथ, हेडर्स और बॉडी। क्लियर है ये। और आपको एक चीज और पढ़नी आ गई है एकदम, ये सब इंटरव्यू में पूछेंगे भाई, पहचानवाएंगे। आपको इतनी बात एक पता है कि ये क्या है भाई, बेस यूआरएल। और इतना भी याद रखिए, बेस यूआरएल जहाँ खत्म होता है वहीं से फिर क्या स्टार्ट होता है, ये क्या है, एंड पॉइंट।
वो बताता है कि आखिर वो चीज सर्वर पे कहाँ रखी है, उसका एंड पॉइंट। सोचो बता कितना बढ़िया ना बढ़िया है, तो नाम रखते हैं कि अंतिम छोर पे वो चीज कहाँ रखी है, वो ये है डेव। डेव के अंदर एपीआई है, एपीआई के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट्स है, वही वो अंदर सामान रखा है जो लेके आज जहां पे एपीआई रखी है। पूरा तो सब बता दिए, क्लियर है ये। तो अब बताओ, बेस यूआरएल पकड़ लोगे, एंड पॉइंट पकड़ लोगे, तो अब एक नई चीज और सीख लो, यहां आके देखना जरा, ये क्या है। ये भी एक कल रिक्वेस्ट बनाई थी ना, इसका नाम था गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। यहां पे भी हम क्या भेजते थे, रिक्वेस्ट भेजते थे। भाई एक यूआरएल है, रिक्वेस्ट भेजते थे, रिस्पॉन्स पाते थे। लेकिन ये बताओ, इसके यूआरएल में यही है ना यूआरएल, जरा यूआरएल उठाते हैं। अब पकड़ो, इतना क्या हो गया, बेस यूआरएल और इधर क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया ना, पकड़ लिए। अब इसी जरा एंड पॉइंट को ध्यान से देखो, पूरे की बात मत करो। इसी एंड पॉइंट में इतना हिस्सा क्या है, एक सेकंड जरा ध्यान से देखना, इसी एंड पॉइंट में इतना हिस्सा क्या है, फिक्स है ना, लेकिन इतना हिस्सा क्या है यूआरएल में, आईडी है ना भाई कांटेक्ट की, जो जिसकी डिटेल तुमको चाहिए। तो तुम बताओ 100 कांटेक्ट होंगे, 100 की आईडी क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन 100 के लिए इतना रास्ता, डेव एपीआई कॉन्टैक्ट्स इतना क्या होगा, सेम होगा, बस आईडी क्या होगी, बदलेगी। और ये देखो, जिन लोगों ने इसकी हेल्प लिखी है, किसकी, एजाइल सीआरएम की, वो लोग भी कितने समझदारी से ये चीज लिखे थे। गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, यूआरएल क्या दिए थे, dev/api/contacts, और इसके बाद कुछ लिखा नहीं, करली ब्रेसेस में लिख दिया क्या, आईडी। समझ जाना उनका ये इशारा है कि ये वैल्यू ऐसी है जो बार बार क्या होगी, बदलेगी, कुछ वेरिएबल जैसी होगी जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हर बार अलग अलग हो सकती है। और याद रखना, एंड पॉइंट के अंदर वो हिस्सा जो बार बार चेंज होता है, उसी को बोलते हैं क्या, पाथ पैरामीटर। ये अरे एकदम ऐसे ही पहचानवाते हैं भाई इंटरव्यू में, कहेंगे स्क्रीन शेयर करो, एक यूआरएल भेज देंगे और कहेंगे पूछ के बताओ, इसमें पूछेंगे कि भैया बताओ इसमें क्या क्या है, एंड पॉइंट कितना है। तो एंड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और उसमें वो हिस्सा एंड पॉइंट का जो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी को बोला जाता है क्या, पाथ पैरामीटर। पैरामीटर मतलब वेरिएबल जैसी बात यार, जो बार बार क्या हो, बदले। पैरामीटर नहीं होता, मेथड में पैरामीटर आर्गुमेंट होता है, जो अलग अलग वैल्यू भेजते हो कि नहीं। इसीलिए देखो यहाँ पे भी देखो, अलग अलग आईडी दोगे कि नहीं, इसीलिए नाम क्या दिया, पाथ पैरामीटर। क्लियर है ये। तो भाई ये बताओ, अब कुछ समझ में आ रहा। और याद रखो, इतना तो एक बेसिक आइडिया लग गया। अब एक बात और बेसिक याद रखो, नीचे तुमको दिखाई देगा, इस सेक्शन को बोला जाएगा क्या, रिस्पॉन्स सेक्शन। यहां आएगा तुम्हारा क्या, रिस्पॉन्स। अभी खाली दिख रहा है, लेकिन जैसे ही तुम क्या करोगे, रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ये देखो, ये रिस्पॉन्स सेक्शन है ये पूरा। समझ में आया। अब इसमें भी पढ़ते हैं क्या क्या है। रिस्पॉन्स में क्या आएगा भाई, देखो बॉडी थी ना, यहाँ भी बॉडी दिख रही है, कहाँ, यहाँ भी देखो, पढ़ो ध्यान से देखो। ये बॉडी वो होती है जो हम रिक्वेस्ट में भेजते हैं, और ये वो जो बॉडी है वो डेटा है जो हम रिस्पॉन्स में पाते हैं। तो भैया एक काम करते हैं, ये भी लिख देते हैं, जैसे वो क्या था, जैसे भाई रिक्वेस्ट सेक्शन था, तो वैसे ही जान लो ये क्या होता है, रिस्पॉन्स सेक्शन। और रिस्पॉन्स सेक्शन के अंदर तुमको दिखती है एक, कुछ टैब्स दिखते हैं जिसको बोलते हैं क्या, हम रिस्पॉन्स टैब्स। और उसमें एक टैब दिखती है जिसका नाम है क्या, बॉडी। रिस्पॉन्स इसी में आता है,
इसीलिए बॉडी में जो आता है रिस्पांस, रिस्पांस किस में आता है? बॉडी के अंदर। इसीलिए इसको एक नाम देते हैं क्या? रिस्पांस बॉडी। रिस्पांस बॉडी का मतलब उस जेसन की बात कर रहे हैं जो रिस्पांस में आई है। रिक्वेस्ट बॉडी का मतलब उस जेसन की बात कर रहे हैं जो हम रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं। वो ऊपर है, ये नीचे है। ये देखो कहाँ गया भाई, क्या दिख रहा है एकदम। और यहाँ पे किसमें दे रहा है? जेसन में। इसलिए क्योंकि हेडर्स में हमने लिख दिया था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या लिख दिया था? एप्लीकेशन स्लैश जेसन। नहीं, बाय डिफॉल्ट ये किसमें देता है? XML में देता है। अब आगे आ जाओ भाई, बॉडी दिख गई। अब बगल में देखते हैं, यहाँ 200 या कुछ लिखा है ना, 200 या कुछ भी जो लिखा है, याद रखो इसको बोलते हैं क्या? रिस्पांस कोड। रिस्पांस कोड, ठीक है। ये क्या है? रिस्पांस कोड। वो ये बताता है कि ये रिक्वेस्ट जो भेजा गया था, वो रिस्पांस जो आया, मतलब प्रॉपर वहां से वो पूरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं। क्या आया है? रिस्पांस कोड वैसे क्या आया था? 200 ना। पहले एक चीज ये समझो, रिस्पांस कोड क्या है। इसको इस तरह से समझो, जैसे मान लो हमें तुमसे कहे कि जाओ यार फला चीज लेते आओ, जाओ सब्जी लेते आओ, ठीक है। इसके बाद तुम वहां से जो भी लौट रहे थे दूर से ही देखे, हम पूछे मिला, तुम कह दिए नहीं या हाथ हिला दिए। अब हम इतना तो जान गए ना कि काम नहीं हुआ। अब भले तुम आके कहानी बताओ, अरे वहाँ उस दुकान पे गए बहुत महंगा दे रहा था, उसके पास गए वो फलानवा कह रहा था, उसके पास ये चीज थी ही नहीं। ये तो डिटेल वाली बात हो गई ना। लेकिन इतने से तो हमें पता चल गया, हम भाई देख लिए, पहले रिस्पांस बॉडी से समझ गए ना कि भैया काम तो नहीं हुआ, सब्जी नहीं मिली, भैया चलो दाली चावल बनाओ। उसको आने दो, अब डिटेल बताएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन हम ये जान तो गए ना कि काम तो नहीं हुआ। ये उसी तरह से ये है, ये आपको बता देता है डिटेल देखने से पहले ही कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। एक तरह से क्या बोले इसको, एक फ्लैग है, एक क्या है? फ्लैग है कि बस आपको इतना फ्लैग, झंडे से ये पता चल गया, फ्लैग से ये पता चल गया कि जी काम हुआ या काम नहीं हुआ। अब डिटेल बाद में अंदर देखो कि भैया क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, ये बाद की बातें हैं। पहले तो बेसिक तो ये रिस्पांस कोड है। रिस्पांस कोड देख के, जैसे 200 होके लिखा है, तुमको पता चल गया कि क्या है, कम से कम ट्रांजैक्शन पूरी हुई है। अगर यहीं आ जाए, जैसे अब देखो यहीं ऑथ में आए और यूजर नेम पासवर्ड क्या कर दें, थोड़ा बदल दिए, अब करो सेंड, अब करना है रिक्वेस्ट की नहीं, रिक्वेस्ट गई, रिस्पांस आएगा। अब क्या आया? 401 अनऑथराइज्ड। हम देखते ही समझ गए कि काम नहीं हुआ, हमारा यूजर नेम पासवर्ड क्या है, गलत है, देखते ही समझ गए। हमको अंदर जाके बहुत डिटेल खंगालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए होता है क्या, रिस्पांस कोड, कि जब भी हम रिक्वेस्ट चलाते हैं तो सबसे पहली नजर किस पे मारते हैं? रिस्पांस कोड पे। क्या रिस्पांस कोड क्या आया? अगर कुछ भी 200 से मिलता जुलता आया, 200 से मिलता जुलते का मतलब 200 से लेके 299 तक कोई रिस्पांस कोड आएगा तो हम समझ जाएंगे काम हो गया। अगर 400 वाली दिक्कत आ रही है, कौन सी? सिर्फ 401 ही नहीं है, अभी दिखाएंगे बहुत है। 400 है, 401 है, 402 है, 403 है, 404 है, 5 है, 6 भी है, 429 है, 414 है, ऐसे करके क्या है, बहुत ढेर सारी। अगर 400 वाली कोई भी रिस्पांस कोड आए तो समझ जाना काम नहीं। अच्छा ये बताओ, इस काम में कौन, कितने लोग इन्वॉल्व है इस रिक्वेस्ट रिस्पांस में? 2 लोग, एक क्लाइंट और एक सर्वर। तो अगर जब 400 से रिलेटेड कुछ भी दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि काम नहीं हुआ और गलती मेरी है। ये भी जैसे वो मान लो हमने इसको बता दिया है उससे भाई कि वो आया सब्जी लेने के लिए, और हमने बता रखा है लाल झंडा दिखाना या हरा वो दिखाना है, नारंगी दिखाना। अब लाल से हम ये समझ जाएंगे, लाल दिखाओगे तो लाल दिखा दी तो हम समझ गए गलती मेरी थी, मतलब हमने या तो ऐसी सब्जी बोल दी जो वहाँ थी नहीं।
या हमने पैसा जो दिया वो क्या दिया, कम दिया, तो किसकी गलती थी, मेरी ना। तो जब 400 वाली कोई चीज़ आए तो समझ जाना गलती किसकी है, हमारी गलती है, हम रिक्वेस्ट भेजने वाले की गलती है। जैसे वो आया ना, है ना गलती मेरी, हमने पासवर्ड क्या भेजा, गलत भेजा ना। अब इसी में देखो, इसी को अब देखो, ये आईडी हमने गलत भेज दिया कि नहीं, बोलो। हमने क्या किया, जो कांटेक्ट आईडी थी वो क्या भेजी, कुछ भी मनमानी भेज दी। इस नाम का तो कोई कांटेक्ट आईडी का कोई नहीं है। अब जरा भेजो, और ये पासवर्ड क्या कर लें, सही, सेव करो भाई, और कहो अब भेजेंगे। ये क्या आया, 204 नो कंटेंट। इन लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है कि भाई इस नाम का कोई नहीं मिला, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरी हुई है। अच्छा, मान लो इसी में कुछ और गलती करो। अब देखो ये क्या आ गया, 404 आ गया, ये भी गलती मेरी है। यूआरएल हमने क्या भेजा, गलत भेजा। हाँ बोलो। मान के इसमें गलत हो गया, हाँ। जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट नहीं मेंशन हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे। हाँ। वहाँ पे मान लीजिए हमने 10 डेटा डाला या 20 डेटा डाला, हाँ, तो उसमें मुझे 20 डेटा चेक करना पड़ेगा। नहीं, अगर 20 डाले हो तो 20 हम मंगा सकते हैं, एक एक देखने की जरूरत नहीं ना। एक ऑप्शन तो यहाँ भी है, क्या, फेच ऑल कॉन्टैक्ट्स। ये क्या करता है, जितने बने होंगे, 20 बने होंगे 20, 200 बने होंगे 200, सारी की डिटेल एक बार में लेके चला आएगा। अगर तुम 20 बनाए हो, तुम चेक करना चाहते हो 20 बने कि नहीं, एक एक करके 20 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये चेक करना चाहते हो हम 20 बनाए, यहाँ 20 बना कि नहीं, तो तुम यहाँ से ये जो API है, ये जो रिक्वेस्ट है, इसीलिए है, ये एक बार में सारे कॉन्टैक्ट्स लेके चलिए, ठीक है। और ये उसलिए है, ये इसका पर्पज़ ये है कि कोई पर्टिकुलर अगर आपको कॉन्टैक्ट चेक करना है तो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की आईडी डाल के आप उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की डिटेल ले सकते हो। और जब इसको यूज़ करोगे तो सबकी डिटेल आएगी। इसको यूज़ करोगे तो क्या करेगा, ये इसका तो काम क्या है, इसका ये कौन सी है, पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी होगी तो बॉडी उसके पास, ये बॉडी कभी खाली नहीं होगी भाई। पोस्ट का क्या मतलब है, डेटा भेजोगे ना, और डेटा कहाँ से भेजा जाता है, बॉडी से। तो तुमको एक चीज समझ में आ गई कि एक तो क्या हो गया, रिस्पांस में बॉडी नाम का क्या हो गया, टैब हो गया, ये क्या है, रिस्पांस कोड हो गया। और इसके बाद यहाँ लिखा है 12.22s ना, ये टाइम हो गया है। ये है क्या, रिस्पांस टाइम, कि रिक्वेस्ट पूरी होने में कितना टाइम लगा, कितना लगा, 12 सेकंड, ठीक है। तो एक चीज हो गया रिस्पांस कोड, एक हो गया क्या, रिस्पांस टाइम, और एक चीज है ये क्या, 2.53 KB ना, ये हो गया भाई क्या, रिस्पांस की साइज, कितना डेटा खर्चा हुआ। देखो ये बता रहा है रिक्वेस्ट साइज कितनी है, 2.43 KB, और रिस्पांस साइज कितनी है, 2.53। कितना हुआ ये भाई, टोटल जोड़ के 2.5 5 ही मान के चलो, ज़्यादा कितना, सिर्फ 5 KB में हो गया कि नहीं। और सोचो अगर यही इतनी चीज़ तुम UI यूज करके देखते तो कितना नेट खर्च होता, कई MB खर्च होता ना। ये सिर्फ 4-5, इसमें दुनिया भर के ड्रामे की बात ही नहीं हो रही है, डिज़ाइन और उसकी बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, सिर्फ मेन चीज़ की बात हो रही है, किसकी, डेटा की। तो देख रहे हो लाइट भी है, ये क्या हो गया, रिस्पांस साइज। और एक ये है, क्या कर सकते हो, रिस्पांस को सेव कर लो, नहीं तो दूसरा भी रिक्वेस्ट चलाओगे, दूसरा रिस्पांस आ जाएगा तो पुराना वाला हट के ये नया वाला आ जाएगा ना। इसलिए कह रहा है कि पुराना वाला कहीं सेव करके रखना है तो भैया क्या कर लो, तुम सेव करके रख दीजिए। अब समझ में आया। और ये है क्या, ये है भैया किस फॉर्मेट में आपको रिस्पांस देखना। ये क्या है, प्रीव्यू है, ये क्या है, विजुलाइज है। ये सब भैया हम लोग तो कभी नहीं यूज़ किए, तुम लोग को भी ज़रूरत जनरली इसकी नहीं पड़ेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, अब समझ गए। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, एक काम करना भाई, अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई ना, प्लीज़ इसको देख के नोट्स अभी बना लेना। ये सब पूछते हैं कौन कौन से टैग्स हैं, किसमें क्या करते हो, क्या
नहीं करते हो, सब पूछते हैं, बस जान लेना। तो अच्छा ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोई एक आध रिक्वेस्ट और देखते हैं। हमने कल कितनी देखी थी? 3। आगे बढ़ते हैं आज। ये क्या है? चौथा, अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्टैक्ट बाई आईडी। यहां अपडेट करना है। तो अब भैया पहले अच्छा ये भी अब से जान लो, एपीआई के मेथड्स कितने बताए गए हैं आपको? 2 ना? अभी जनरली पहले हम डिटेल में कितने बताए हैं? 2 ही। तो भैया आज से जान लो एपीआई के क्या क्या मेथड्स हैं। एक है गेट, पोस्ट और पुट, पैच, डिलीट। गेट जानते ही हो, पोस्ट जानते ही हो। गेट किस लिए है? डेटा मंगाने के लिए। पोस्ट किस लिए है? डेटा भेजने के लिए। देखो अब एक बात और समझो, डेटा भी हम 2 पर्पस से भेजते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ये डेटा भेज रहे हैं, पुराना हटा के नया वाला रख दो, मतलब हम अपडेट करवा रहे हैं। और कई बार डेटा भेजते हैं वो कि वो नहीं है, नया बना दो। तो याद रख लो, पोस्ट का गेट का मतलब होता है गेट, और पोस्ट का मतलब होता है क्या? न्यू डेटा क्रिएशन। जैसे जब नया कॉन्टैक्ट बनाते हो कोई, तो नया बना रहे होते हो ना यार, तो उस समय तो वो उस नाम का कॉन्टैक्ट नहीं है ना, तुमने बनाया, नया बनाया, तो उसके लिए क्या यूज होगा? पोस्ट। कभी कभी होता है कि जाओ भैया उस कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम क्या कर दो? चेंज कर दो। तो नया नहीं बना रहे हो, जो पहले से बना है उसी को जाके क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। तो भैया अपडेट के लिए कौन है? पुट है और पैच है। और डिलीट के लिए कौन है? डिलीट, डेटा डिलीट करने के लिए क्या है? लिख देते हैं डेटा अपडेट, डेटा डिलीट, और ये न्यू डेटा क्रिएशन के लिए क्या है? न्यू डेटा क्रिएशन, उसके लिए है क्या? पोस्ट और टू गेट डेटा क्या है? गेट। ठीक। और डिलीट हो गया। अच्छा, लेकिन देखो डेटा अपडेट करने के लिए कितने हैं? 2 है ना, एक पुट है और एक पैच है। तो पुट का समझो मतलब क्या है? ये भी अपडेट करता है, पैच है ये भी अपडेट करता है। लेकिन पुट जो है सारा का सारा डेटा अपडेट कर देता है, लेकिन पुट जो पैच है इससे सिर्फ वही अपडेट कर, तुम चाहो तो पर्टिकुलर अपडेट कर सकते हो, बाकियों को छोड़ दे। इसी वजह से पैच के लिए एक वर्ड और यूज होता है। डेटा अपडेट तो दोनों हैं, लेकिन ऐसे लिख देते हैं। पुट का मतलब बिल्कुल क्या? फुल अपडेट। ये क्या है? और पैच का मतलब है पार्शियल अपडेट। चलो अभी डिटेल देखेंगे, अभी बस इतना एक जान जाओ। 5 मेन हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। और सबका जानकर डिलीट का काम डिलीट करना है, पुट का अपडेट करना है, पूरा अपडेट करना है, पैच का पार्शियल अपडेट मतलब जितना चाहो उतना अपडेट कर सकते हो, और पोस्ट का मतलब नया डेटा क्रिएट करना। ठीक है। और अब तुम अंदाजा भी लगा सकते हो, जैसे वी टाइगर यूज कर रहे थे, जब नया वो लीड क्रिएट करते थे तब पोस्ट कॉल होता था। जब तुम एडिट करते थे ना कि एडिट क्या वहां था ना कि एडिट लीड्स, एडिट बटन पे क्लिक करके गए और एडिट करके सेव बटन पे क्लिक कर दिए, तब सर्वर पे क्या कॉल हो रहा था? पैच वाला या पुट वाला कॉल हो रहा था। और जब डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे थे तो कौन सा हो रहा था? डिलीट वाला। ये 5 काम तो करते हो। अब आते हैं जरा, अब यहां हम एक और ये 1.4 इसको देखें, कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दूसरा हमको देखना चाह रहे हैं। कौन सा? ये भी अपडेट वाला है 1.5।
ये भी है, अच्छा एक मिनट और देखते हैं। एक मिनट, अच्छा एक चीज़ देखते हैं। चलो अच्छा, क्या हम बताना चाह रहे थे, ये देखो जरा, कई बार तुम, अच्छा इसी में देखते हैं कुछ फिल्टर विल्टर है, ये फिल्टर है ना, अच्छा, या फिर यहाँ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बने हैं, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो रिफ्रेश नहीं किए होंगे, अब रिफ्रेश कर दो, आ गया ना, एक सेकेंड, अच्छा छोड़ो, एक चीज़ ये देखो, ये वैसे ये तो ये गिटहब, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे तो हमको इसका हेल्प दिख रही है ना, और कहाँ दिख रही है, github.com। जैसे तुम्हारा एजाइल सीआरएम एक एप्लीकेशन है, वैसे गिटहब भी एक क्या है, एप्लीकेशन है, जहाँ इन लोगों ने अपना सारा हेल्प रख रखा है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, यूआरएल है भाई, यूआरएल पकड़ो जरा, देखो इसमें बड़ी ज़रूरी चीज़ एक छुपी है, इस यूआरएल को जरा ध्यान से देखो, ये इस यूआरएल में, अच्छा पूरा आया कि नहीं अभी, हाँ आ गया, ठीक है, जैसे इतना आया। अब जरा ध्यान से देखो, इस यूआरएल में बेस यूआरएल कितना है, github.com। ये जो एजाइल सीआरएम है, रेस्ट एपीआई है, ये क्या है, एंड पॉइंट है। इसके बाद तुम्हें एक दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो। और क्वेश्चन मार्क जब दिख रहा है तुमको, तो ध्यान इस पे भी देखो लोगे कि लिखा है, कुछ टैब लिखा है कि नहीं, और बराबर लिखा, और बराबर के आगे क्या लिखी है, वैल्यू लिखी है। ध्यान से देखो इस चीज को, टैब लिखा है, बराबर और वैल्यू। तो याद रखना, आपके यूआरएल में जब भी क्वेश्चन मार्क हो, क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो क्वेश्चन मार्क इसी के आगे जो होता है
उसी को बोलते हैं क्या? क्वेरी पैरामीटर। ये याद रखना। तो यहां से लेके ये जो है ये क्या है? क्वेरी पैरामीटर है। इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, तो तुम्हें बताना होगा कि यूआरएल में एंड पॉइंट के बाद क्वेश्चन, या सीधे बोलना है यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद इक्वल्स टू से क्या सेपरेटेड जो की और वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं? क्वेरी पैरामीटर। और अगर हम इस क्वेरी पैरामीटर को देखें तो पैरामीटर नेम है क्या? टैब। और पैरामीटर की वैल्यू क्या है? रीडमी से लेके ऐसा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? क्वेरी। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? क्वेरी पैरामीटर। और एक बात याद रखो, यूआरएल में ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ लिखा हो, बराबर कुछ लिखा हो, और इसके बाद एंड लिखा हो, ऐसे दो ठो क्या लिखा हो? एंड। फिर लिखा हो एक्स और बराबर क्या लिखा हो? वाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी क्वेरी पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक है? इतना। अब बोलोगे इसमें दो पैरामीटर हैं और दो क्या है? वैल्यू। टैब पैरामीटर की वैल्यू क्या है? रीडमी और ओवी करके जो है, और एक्स पैरामीटर की वैल्यू क्या है? वाई। यहाँ कितने पैरामीटर हैं? दो। कितनी वैल्यूज हैं? दो। याद रखना क्वेरी पैरामीटर जब भी होगा तो बराबर का चिन्ह जरूर आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक यूआरएल के अंदर चार क्वेरी पैरामीटर हो और चार क्या हो? वैल्यू। क्वेरी पैरामीटर इक्वल्स टू वैल्यू, फिर डबल एंड, फिर क्वेरी पैरामीटर वैल्यू, फिर डबल एंड, फिर क्वेरी पैरामीटर, फिर डबल एंड, वो पैरामीटर वैल्यू, फिर इस तरह से। ये बात समझ में आ गई? क्वेरी पैरामीटर भी पहचान लोगे। अब बेस यूआरएल पकड़ सकते हो तुम, एंड पॉइंट पकड़ सकते हो, और क्या? पाथ पैरामीटर, और क्या? क्वेरी पैरामीटर। अब एक चीज जान लो, क्वेरी पैरामीटर का यूज क्या है? क्वेरी पैरामीटर का यूज कहाँ है? आजकल तो एप्लीकेशन बड़े एडवांस हो गए, कम दिखता है, लेकिन पहले जो ज़्यादा था किसमें था मालूम है? फिल्टर में, जैसे तुमको दिखाते हैं। वो है ना तुम्हारे पास, वी टाइगर में ये दिखेगा। होपफुली वी टाइगर में ये चीज़ दिखाई देगी। दिखाते हैं अभी क्या लिखा है। एडमिन सॉरी, पासवर्ड अलग है क्या? एक्सपर्ट व्यू है। एडमिन एक्सपर्ट व्यू। आ गया? ये आने के बाद आ जाते हैं कहाँ? लीड्स। अच्छा यहीं देखो, यूआरएल नहीं दिख रहा है? index.php, या यहाँ देखो दिख रहा है ना? क्या है यूआरएल? index.php क्वेश्चन मार्क मॉड्यूल इक्वल्स टू लीड्स, और डबल नहीं, सारी सिंगल ही होता है, एंड एक्शन इक्वल्स टू क्या? इंडेक्स। तो इतना हिस्सा क्या है? क्वेरी पैरामीटर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं इसमें। सर्च फॉर लिख देते हैं, सपोज करो टेलर, और लीड नंबर नहीं, कहाँ पे? सपोज करो लास्ट नेम में, और सर्च नाउ बटन पे क्या करते हैं? अच्छा नहीं है नहीं, बहुत से एप्लीकेशन में क्या होता है, जब सर्च नाउ पे क्लिक करते हैं ना तो यूआरएल क्या हो जाता? चेंज हो जाता, और कुछ ऐसे लिख के आ जाता, क्वेश्चन मार्क आ जाता, क्या था वो? क्या? लास्ट नेम इक्वल्स टू क्या? टेलर, एंड, और वो मान लो लास्ट नेम ये है, और मान लो फिल्टर टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाता? लास्ट, ऐसे। यही क्या है? क्वेरी पैरामीटर। तुम्हारे यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद जो आए, और जानते हो क्वेरी पैरामीटर किस पर्पज से होता है? अक्सर वो ये बताता है कि आखिर, जैसे ये देखो यहाँ पे
जैसे यहाँ देखो लीड्स पे आ गए तो क्या बता रहा है, जो रिक्वेस्ट जा रही है यूआरएल में क्या जा रहा है, कौन सा मॉड्यूल चाहिए, मॉड्यूल इक्वल टू कौन सा चाहिए, लीड्स, और एक्शन इक्वल टू क्या चाहिए, इंडेक्स। तो जो रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, सर्वर को ये पता चल गया, सर्वर के पास यूआरएल गया कि नहीं, यहां से तो वो पहुंच गया कहां जाना है, और यहां से वो ये बता दिया कि क्या वहां से उठाना है। यहां से क्या बताएगा कि वहां से क्या उठाना है, तो यहां लिखा है ना मॉड्यूल कौन सा उठाना है, लीड्स, और एक्शन क्या होना चाहिए, इंडेक्स। अब देखो जो क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं वो जनरली क्या बताते हैं, एक तरह से फिल्टर क्राइटेरिया बताते हैं। जैसे कई बार ऐसे, जैसे अच्छा इसी में देखो, अच्छा एक चीज़ और, हाँ अब यहीं देखो, एक तुम देखे हो ना अभी अभी इसके पहले एक रिक्वेस्ट ये देखे थे ना, सबसे पहली वाली पे ही आओ, कौन सी थी जो कल देखे थे, कौन सा था, यहाँ ये जरा इसमें आके देखो। अच्छा यहाँ ये रिक्वेस्ट भेजते हो ना, भेजे थे, क्या आया था, रिक्वेस्ट भेजे थे, रिस्पांस आया था, रिस्पांस में क्या आया था, जितने कांटेक्ट बने थे सब आए थे ना। अगर वहाँ 1000 कांटेक्ट बने होते तो कितने आते, 1000। लेकिन ध्यान से देखे होते अगर इसी को, तो इसमें नीचे हमने बताया था इसको पढ़ना, CURL या जिसको क्या बोलते हैं, कर्ल। इसमें देखो जो URL दे रखा है, ये URL देखना जरा ध्यान से, इसे कॉपी करो, या तो हम कहेंगे पूरी कर्ल ही क्या कर लेते हैं, कॉपी करके नोटपैड पे आ जाते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये जो URL है, इस URL में ये क्या हो गया, बेस URL। ये